वर्क वर्क पहले हमने एक्सप्लेन किया वर्क पहले पार्ट में। इस बार हम देखेंगे ना, इस पार्ट में हम देखेंगे ना कि वर्क किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। और हमने वर्क भी ये भी पढ़ा था, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। तो अब हम इस बार हम पढ़ते हैं ना डिपेंडेंट फैक्टर्स किसके, वर्क। आपका वर्क, फिजिक्स में वर्क किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फैक्टर पर डिपेंड करने का क्या मतलब है? फैक्टर पर डिपेंड करने का मतलब यह होता है ना कि वर्क कब ज्यादा होगा और वर्क कब कम होगा। यहां पर बच्चों 3 फैक्टर्स हैं आपके पास, यहां पर आपके पास वर्क के 3 फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर 1, वर्क डन। अगर आप चाहते हो कि ये क्या हो, इंक्रीज, ये लाइन ऊपर का मतलब इंक्रीज। अगर आप वर्क डन इंक्रीज चाहते हो तो फोर्स को क्या लगाओ, इंक्रीज, फोर्स को ज्यादा कर दो। लेकिन एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है, यहां वर्क में कितने फैक्टर हैं, 1 2 और cos थीटा, 3 फैक्टर है। अगर आप ये ना, आप अगर क्वांटिटी का रिलेशन देखते हो एक क्वांटिटी के साथ, अगर वर्क 3 क्वांटिटी से बना हुआ है, आप वर्क का रिलेशन देखते हो तो इस क्वांटिटी के साथ अगर आप फोर्स के साथ देख रहे हैं तो दूसरे डी और cos थीटा को कांस्टेंट रखना लाजमी होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन ऐसी नहीं होता कि हर एक चीज को देखें। आप क्या करेंगे, एट कांस्टेंट, दो फैक्टर को कांस्टेंट करना है, एट कांस्टेंट डी एंड cos थीटा, ये लाजमी है। डी भी कांस्टेंट करोगे और cos थीटा भी कांस्टेंट रखोगे, तब आप रिलेशन देख सकते हैं कि फोर्स ज्यादा करोगे वर्क ज्यादा होगा। कैसे, जरा देखें। मैंने कहा ये मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉडी मेरे पास ये है, क्या है ये मेरे पास एक बॉडी, 2 बॉडीज है मेरे पास। इस पर मैंने लगाया 10 न्यूटन, इस पर मैंने लगाया कितना, इस पर मैंने लगाया 20 न्यूटन। ये 2 मीटर आगे गई और ये भी 2 मीटर आगे गई, एंगल भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम। आप बताओ वर्क W1 ज्यादा होगा या W2 ज्यादा होगा, इसका रिलेशन मुझे बताएं आप। तो आप कहेंगे सर एंगल सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो फोर्स चेंज है ना, जिसमें फोर्स ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, W2 वाला वर्क ज्यादा होगा W1 से, W2 वाला वर्क ज्यादा होगा W1 से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी के अभी कहा कि भाई फोर्स अगर बढ़ाओगे तो वर्क डन ज्यादा होगा, फोर्स अगर कम करोगे तो वर्क डन कम होगा। समझ आ रही है? अच्छा, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात समझो, कहानी दूसरी में देखो। अगर आप चाहते हैं कि वर्क डन ज्यादा करो तो एक काम और भी आप कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करो, पर याद रख लो एट कांस्टेंट फोर्स एंड cos थीटा, एट कांस्टेंट फोर्स एंड cos थीटा। अब सुने कहानी। मैंने कहा फिर भी मेरे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है। अच्छा इधर देखें, मैंने कहा एक बॉडी मेरे पास M है, दूसरी भी M है। इस पर मैंने लगाई 10 न्यूटन और इस पर भी फोर्स लगी 10 न्यूटन। अच्छा अब सुने कहानी। ये डिस्प्लेस कर गया 10 मीटर और ये डिस्प्लेस कर गया 5 मीटर। इसका वर्क 1 और इसका वर्क 2। आप बताओ इस केस में फोर्स दोनों पर सेम, एंगल दोनों का सेम, इसका जितना एंगल है उतना एंगल इसका है, दोनों में एंगल 0 के हैं, इसका भी 0 इसका भी 0, क्योंकि दोनों पैरेलल में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही? अच्छा अब बात समझो, आप बताओ वर्क डन 1 ज्यादा होगा या वर्क डन 2 ज्यादा हो? तो अब इधर जो दूर डिस्प्लेसमेंट, जो दूर गए उसका ज्यादा हुआ, तो दूर कौन गई है? वर्क 1 इज ग्रेटर देन वर्क 2। समझ आ रही ना? तो डिस्प्लेसमेंट पर ऐसे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 3। अगर आप वर्क डन चाहते हो कि ज्यादा हो तो आप cos थीटा को ज्यादा कर दो, cos थीटा को क्या कर दो? ज्यादा कर दो, लेकिन एक शर्त पे, एट कांस्टेंट क्या चीज कांस्टेंट रखो? एट कांस्टेंट फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये बात याद रखना, कांस्टेंट फोर्स एंड कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट रखो तो आपके पास वर्क डन तब ज्यादा होगा जब cos थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा। और इस पे आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये cos थीटा का वैल्यू कब ज्यादा होता है। मैं आपको डिटेल से पहले भी समझा रहा हूं, अभी भी समझा रहा हूं, जरा देखिए। अब सुने, cos थीटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? cos थीटा की। cos थीटा देखो, जब एंगल, ये एंगल है थीटा, जब एंगल थीटा 0 से 90 की तरफ आप जाते हैं, जब आप 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो याद रखना cos थीटा इंक्रीज होगा। मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा है। अच्छा इधर देखिए, इधर से देखें, जब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, जब आप एंगल को 0 से 90 डिग्री पर ले रहे हैं तो याद रखना cos थीटा डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। cos थीटा क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? cos थीटा डिक्रीज होगा। cos थीटा क्या होगा? डिक्रीज। सबसे ज्यादा cos थीटा कब होगा यार? इधर से 0 से 90 की तरफ जा रहा है, 0 से 90 की तरफ जा रहा है तो 0 पे इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा कहां पे होगा? 0 डिग्री पे। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं, यहां पर 0 पे cos थीटा सबसे ज्यादा होगा जिसे मैक्सिमम कहा गया है, और 90 पे सबसे कम होगा जिसे मिनिमम कहा गया है। मैक्सिमम एंड मिनिमम। सबसे ज्यादा 0 पे cos थीटा और 90 पे सबसे कम। अब कहानी समझो, मैंने कहा 90 से अगर 180 पे जा रहा है, 90 से कहां जा रहा है? 180 पे। 90 से कहां जा रहा है? 180 पे। अब बताओ 90 पे सबसे कम है ना, यहां 90 से ऊपर cos थीटा इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। इंक्रीज एन नेगेटिव। नेगेटिव जानते हो ना, माइनस में इंक्रीज होगा। 90 से 180 के बीच में माइनस में इंक्रीज होगा। यहां पर तो मिनिमम है, तो यहां पर आकर दोबारा क्या होगा? मैक्सिमम। क्यों क्यों क्यों? मैंने कहा यहां मिनिमम, इससे 180 की तरफ जाए तो cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो यहां पर आकर सबसे ज्यादा होगा। ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, लेकिन याद रखो ये पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रहा है और ये मैक्सिमम नेगेटिव में हो रहा है। cos थीटा की कहानी बेहतरीन तरीके से समझो, क्वेश्चन यहां से आते हैं। अच्छा अब बात सुने, मैंने कहा 180 से 270 की तरफ जा रहे हैं। 180 से 270 की तरफ जा रहे हैं। 180 से 270 की तरफ जा रहा है। अब बताओ cos थीटा इंक्रीज होगा कि नहीं डिक्रीज होगा? तो आप कहेंगे सर ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। दोबारा क्या करना स्टार्ट कर देगा? डिक्रीज। 270 पे cos थीटा फिर बन जाएगा मिनिमम। 270 पे फिर बन जाएगा मिनिमम। अच्छा लास्ट आपके पास एंगल रहता है, मिनिमम बन जाएगा 270 पे cos थीटा फिर मिनिमम। अच्छा फिर यहां से यहां लास्ट पे बन जाएगा 360 डिग्री। नजर आ रहा है? 360 डिग्री किसकी तरफ जा रहा है? 360 डिग्री की तरफ जाएगा। 270 से 360 की तरफ जाते वक्त आप बताओ इस बार cos थीटा इंक्रीज होगा। cos थीटा क्या होगा? इंक्रीज। अच्छा cos थीटा इंक्रीज होगा, तो cos थीटा इंक्रीज होते होते 360 पे दोबारा हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम कौन सा? पॉजिटिव में। समझ आ रहा ना? ये कहानी थी cos थीटा के बारे में। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा देखो। मैंने कहा वर्क डन ज्यादा होता है जब cos थीटा का वैल्यू ज्यादा हो जाए। अब cos थीटा का वैल्यू ज्यादा कब होता है? सुनो कहानी। जब 0 से 90 की तरफ हम जाएंगे, एंगल को 0 से बढ़ा के 90 की तरफ ले रहे हैं, 90 कर रहे हैं, तो cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते 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 90 पे पहुंचते ही मिनिमम होगा। मिनिमम तो 90 पे मिनिमम, तो सबसे मैक्सिमम यहां पर है, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव में होगा। अच्छा फिर देखें,
फिर यहां से जाके 90 से 180 की तरफ जाओ। 90 से 180 की तरफ जाते वक्त cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव में। सबसे ज्यादा कहां पे होगा? 180 पे, जिसे मैं कहूंगा मैक्सिमम नेगेटिव। देखो cos थीटा के बारे में कैलकुलेटर में भी 180 पुट करो, माइनस आएगा, समझ आ रहा है? नेगेटिव में वैल्यू आएंगे सारे। फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा 180 से 270 तक जाते हैं तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। और सबसे कम कहां पे होगा? 270 पे। फिर 270 से 360 फिर इंक्रीज। सबसे ज्यादा कहां पे होगा? मैक्सिमम। देखो पहले डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, 4 स्टेज है आपके पास। आपके पास कितने स्टेज हैं? 4। और 360 डिग्री किस में होता है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, कंप्लीट सर्कल में। अब जरा इधर देखिए, मैं आपको यहां से समझाता हूं इस खेल को। अच्छा, यहां पर आपकी ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। ये आपकी क्या है? ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहां से ऊपर जाते 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 फोर्स को ले रहे हैं। फोर्स को मैं यहां पर ले रहा हूं, तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का आएगा? 90 डिग्री। फिर इस फोर्स को आप इधर ले आते हैं। फोर्स को कहां ले आते हैं? यहां। तो यहां से यहां 90, यहां 90, तो यहां से यहां भी 90 आएगा ना। तो अब बताओ यहां से लेकर यहां तक 180 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 स्टेज। फिर यहां से फोर्स को आप ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं, फोर्स यहां ले रहे हैं। बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का आएगा? कितने का आएगा? 90 यहां, तो यहां पर आएगा 270। यहां से यहां 90, यहां से देखें, यहां से यहां 90, यहां से यहां कितना? 90 डिग्री। 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 पर सुनो, यहां से लेकर यहां तक 180, यहां से लेकर यहां तक 270, यहां से लेकर यहां तक 360 डिग्री। 4 स्टेज याद रखो, 1 2 3 4। 4 स्टेज में देखो, और cos थीटा वैल्यू कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है, पूरा डिटेल आपके सामने लिख दिया है। समझ आ रही है? अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क। किसकी बात करते हैं? डिपेंडेंट फैक्टर में हमारे पास अब आता है बच्चों नेचर ऑफ वर्क। क्या आता है? नेचर ऑफ वर्क। क्या आता है? नेचर ऑफ वर्क। लिख लो, केस द वर्क यार, नेचर ऑफ वर्क्स। वर्क किस नेचर का है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? तो सबसे पहले बात करते हैं ना, 3 केसेस हैं आपके पास। सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉजिटिव वर्क। किसकी बात करता हूं? पॉजिटिव वर्क। और ये एंगल के बेस पे ये नेचर आ रही है, तो मैं लिख लू ना, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट। मैंने क्या लिखा? व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट। एक्यूट किसे कहा जाता है? एक्यूट द वर्क डन इज पॉजिटिव। आप कहेंगे सर कैसे? सुने, वर्क डन इज पॉजिटिव। एक्यूट का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्यूट? एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल लेस देन आर इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। नहीं समझे? लेस देन आर इक्वल टू थीटा एंड लेस देन 90। इस कहानी को समझो, मैथ में इस तरह लिखते हैं, इस कहानी को समझो। इसका मतलब वो एंगल, क्या कहा? वो एंगल जो 0 से शुरू हो और 90 से नीचे हो। 0 से शुरू हो, 0 भी हो सामने, 0 से लेकर 90 के पहले, मतलब 0 से 89 तक जो एंगल आता है, इस एंगल का नाम होता है एक्यूट। एक्यूट वो एंगल होता है जो 90 से छोटा होता है। बस वो एंगल जो 90 से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। अब जब 9 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 से लेकर 89 तक जितने भी एंगल आएंगे, तो आपके पास वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। कभी भी वर्क नेगेटिव नहीं होगा, वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। अब कहानी समझो, मैं कहता हूं ना, अगर 0 से लेकर मैं 0 से लेकर 89 तक जा रहा हूं, 89 डिग्री तक जा रहा हूं, तो बताओ
cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। हाँ हाँ हाँ, उधर देखो, cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा, लेकिन होगा भी पॉजिटिव में। cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा लेकिन पॉजिटिव में डिक्रीज होगा। अब जरा देखें, सबसे मैक्सिमम वर्क कहां पर आएगा? सबसे मैक्सिमम वर्क यहां 0 पर आएगा। सबसे मैक्सिमम वर्क कहां आएगा? 0 पर। इसे मैं कहूंगा मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। बच्चों ये बात अपनी कॉपी में लिख लो। मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कौन से एंगल पे होता है? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कौन से एंगल पे होता है? तो आप कहो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क 0 डिग्री पे होगा। किस डिग्री पे होगा? 0 डिग्री। और एक बात एक्स्ट्रा लिखते हो तो लिखो आर। देखो मैक्सिमम पॉजिटिव कहां पे आता था? यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव 360 पे, आर 360 डिग्री पर। तो यहां समझ आई है ना। और अब सुनिए, यहां पर आते आते सबसे कम होगा, मिनिमम। समझ आ रही है? ये थी आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क एंड मिनिमम। पॉजिटिव कब होता है? एक्यूट एंगल हो। पॉजिटिव कब होता है? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, द वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्यूट का मतलब वो एंगल होता है जो 90 से छोटा और 0 से ऊपर शुरू हो, 0 से लेकर 90 से छोटा तक। मैंने कहा सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव है, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा? तो आपने कहा 0 डिग्री या 360 डिग्री पे। अब बात मजीद छोटी छोटी बातें याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज होती है ना। कहानी कंसेप्ट वगैरह सब सेम होता है, पर स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे जरा देखें, मैं आपको समझा दूं। कैसे? जरा इधर देखें, कैसे इधर देखें। पहला पॉइंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का मतलब इन सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो आपके पास हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव वर्क। अब जब बॉडी पर पॉजिटिव वर्क होता है, व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, speed of the body increases. भाई पॉजिटिव वर्क होगा तो क्या होगा? जब पॉजिटिव वर्क होगा तो बॉडी की काइनेटिक स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। एंड स्पीड से क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। जब स्पीड इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। आप कहेंगे सर कैसे? इधर देखो, फोर्स ए से लगाया, ये मास है, फोर्स ए से लगाया और मोशन भी आगे, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का मोशन तो एक ही होता है ना, डायरेक्शन एक ही होती है। अब आप इस पर लगाएंगे तो बताओ ये पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब भी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करेंगे, आप बताओ ये बॉडी स्पीड पकड़ेगी या इसका स्पीड कम होगा? तो आप कहेंगे सर बॉडी स्पीड पकड़ेगी, स्पीड तेज होगी। जब स्पीड तेज होना स्टार्ट कर देगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी कि नहीं? तो मेरे 2 लिखने का मकसद मेरा क्या है? कभी आपको स्पीड देगा, कभी कहेगा कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो अब याद रखना, स्पीड इंक्रीज होने से पॉजिटिव वर्क होता है, या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से भी क्या होता है? पॉजिटिव वर्क। और दोनों के बीच में एंगल कितने का होता है? 0 भी हो सकता है पॉजिटिव वर्क के लिए, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क के लिए 0 से लेकर 89 तक कोई भी एंगल आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव की बात करें, या तो 0 डिग्री हो सकता है या 360 डिग्री हो सकता है। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी हमारे पास पॉजिटिव वर्क की। ये कहानी किसकी थी? पॉजिटिव वर्क। अच्छा, अब बात करते हैं ना कि नेगेटिव वर्क क्या होगा। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास आता है नेगेटिव वर्क। हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव वर्क। अब देखो, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो नेचर है वो है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होता है? सुने, नेगेटिव वर्क कब होता है? व्हेन द एंगल between F and D
is obtuse. When the angle between F and D is obtuse, the work is always negative. The work is negative. The work is negative. अब आप कहेंगे सर ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? पहले ऑब्ट्यूज पे हमें समझाएं. ऑब्ट्यूज पे समझाएं. 90 डिग्री लेस देन थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री. सुनो, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 के साथ 80 से छोटा होता है. नहीं समझिए, इसका मतलब 180 भी शामिल है. वो एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो और 180 के बराबर भी हो, ऐसे तमाम एंगल को क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल. मतलब 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो एंगल आते हैं उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है. और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल आता है ना, तो आपके पास वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव. वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस में आता है. अब आप कहेंगे सर कैसे, जरा हमें थोड़ा समझा दें. अच्छा एक बात बताओ, जब मैं एंगल ना 90 डिग्री से बढ़ा के 180 की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा पहला वाला जो लिखा हुआ है उसको याद रखें, इधर से मिटाया गया है. सबसे कम वर्क कहां पर होगा? मिनिमम. तो बताओ यहां से यहां जाने में cos थीटा का वैल्यू क्या होता था? इंक्रीज होता था कि नहीं होता? भाई cos थीटा का वैल्यू 90 से 180 की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होता है, लेकिन किस में? नेगेटिव वैल्यू में. सबसे मैक्सिमम कहां पे होता था? मैक्सिमम. लेकिन कौन सा मैक्सिमम? मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. याद रख लो, 180 पे वर्क डन मैक्सिमम होता है, लेकिन कौन सा मैक्सिमम? नेगेटिव मैक्सिमम वर्क. नेगेटिव मैक्सिमम वर्क कहां पे होगा? 180 पे. कहां पे होगा? 180 पे. कहां पे होगा? 180 पे. समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही है? 180 पे. 180 पे आपके पास आएगा मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. समझ आ रही है? कहानी समझ आई है कि नहीं? ये बात अपने पास नोट करना है. समझ आ रही है? अच्छा अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में कि वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है. एक बात मैं आपको बताऊं ना, वर्क डन चाहे नेगेटिव में मैक्सिमम हो या चाहे पॉजिटिव में हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, सिर्फ फर्क किसकी है? डायरेक्शन की. तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखें, व्हेन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? एक दूसरे के खिलाफ हो. फोर्स ए से लगे और डिस्प्लेसमेंट ए से हो तो उसे कहा जाता है अपोजिट. उसे क्या कहा जाता है? अपोजिट. पहली बात. दूसरी बात समझो, व्हेन नेगेटिव वर्क is done on the body, speed of the body decreases. Speed of the body decreases. अच्छा अब समझे, speed of the body decreases and also kinetic energy decreases. जब नेगेटिव वर्क होता है दो चीजें डिक्रीज होते हैं, एक स्पीड और एक काइनेटिक एनर्जी. तो याद रख लेना है ना कि जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाए तो याद रखें, डायरेक्ट बोलें कि इस बॉडी पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है. जब बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो कहें नेगेटिव वर्क डन हो रहा है. जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो कहें नेगेटिव
वर्क डन, क्योंकि बोलने के अलग अलग तरीके हैं ना, तो ये बातें अपने पास नोट करके लिखें। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ ना, एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच इज मैक्सिमम वर्क, मैं लिख देता हूँ, विच इज मैक्सिमम वर्क, मैंने लिखा -50 जूल, फिर मैंने लिखा +50 जूल, फिर मैंने लिखा -100 जूल, फिर मैंने लिखा +100 जूल। आप मुझे बताएं इन एमसीक्यूज में मैक्सिमम वर्क कौन सा है? मैक्सिमम वर्क का मतलब मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना है। साइन का मतलब नेगेटिव वर्क, साइन का मतलब नेगेटिव वर्क। तो ये भी मैक्सिमम हो सकता है, ये भी मैक्सिमम, क्योंकि उसने मैक्सिमम कहा है, उसने ये नहीं कहा है कि नेगेटिव मैक्सिमम या पॉजिटिव मैक्सिमम। अगर वो कहे विच इज पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क तो आप कहेंगे सर प्लस, आप कहेंगे विच इज मैक्सिमम नेगेटिव वर्क तो आप कहेंगे माइनस जूल। उसने कहा है विच इज मैक्सिमम वर्क तो ये दोनों आएंगे, याद रखना है, ये दोनों सही है। समझ आ रही है ना? तो ये कहानी थी। एक बात याद रख लो, एक बात याद रख लो, whenever force exerted against force वर्क हमेशा क्या होगा? वर्क हमेशा होगा नेगेटिव। जब फोर्स के खिलाफ फोर्स लगेगी तो वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, वर्क डन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वर्क डन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ऑब्जर्वर मेंशन न किया जाए। अच्छा, मैंने क्या कहा? वर्क डन पॉजिटिव है या वर्क डन नेगेटिव है, ये आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। वर्क डन पॉजिटिव है या वर्क डन है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक बात मैं लिख रहा हूं, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब क्या है? वर्क डन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हम डायरेक्ट बात बता नहीं सकते। आप कहें सर हमें एग्जांपल दें, हमें समझ आएगी। अब सुने कहानी। सबसे पहला एग्जांपल, ये मेरे पास अर्थ सरफेस है। क्या है? अर्थ सरफेस है। अब सुने, मैं नीचे से पत्थर को ऊपर हाइट पे उठा रहा हूं। ये मेरे पास पत्थर है, मैंने नीचे से उठाया, इधर देखो, मैंने नीचे से उठाया है। आप बताओ ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होने के लिए एक ही डायरेक्शन में हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इधर इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अच्छा, नेगेटिव होने के लिए एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं यहां पर ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप कहें सर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अब कैसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। पहली बात समझो, मैंने कहा वर्क डन बताओ बाय यू। बाय यू का मतलब क्या है? आपने नीचे से फोर्स, तो आप जब पत्थर पर पत्थर उठाते हैं तो नीचे से पत्थर पर ऊपर फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है? ऊपर। तो आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर वर्क डन बाय यू पॉजिटिव इस केस में। लेकिन मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, आप बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो आप क्या कहेंगे? अब सुने, ग्रेविटी का काम क्या है? ग्रेविटी का काम नीचे ले आना है। ग्रेविटी का काम नीचे ले आना है। तो फोर्स ग्रेविटी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? ऊपर। तो ग्रेविटी की वजह से आपने ऑब्जर्व क्या लेना है? अब कौन सा फोर्स ले रहे हैं? ग्रेविटी ले रहे हैं। तो जब आप ग्रेविटी ले रहे हैं तो ग्रेविटी के लिहाज से वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। एक एग्जांपल मेरा और देखें पॉजिटिव और नेगेटिव में। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। ये मेरे पास क्या है? एक स्प्रिंग को मैंने फोर्स लगा के इधर लाया है। यहां पर मैं आपसे पूछूं भाई, यहां से ले आया है ना, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुई है ना? डिस्प्लेसमेंट तो हुई है ना यहां से यहां तक लाने में। वर्क डन तो इस पर हुआ है ना, एनर्जी उसकी चेंज हुई है ना? यस। पर एक बात बताओ, मैं यहां दो केस डिस्कस करूंगा। वर्क डन सबसे पहले बाय यू, मतलब आपने जो फोर्स लगाया वो क्या होगा? आपने फोर्स ऐसे लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो आपकी वजह से वर्क डन होगा पॉजिटिव। अब दूसरा केस,
वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। आप कहेंगे सर ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो बॉडी को वापस मेन पोजीशन पे लेकर आती है, ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आती है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। अगले वेरिएबल फोर्स में उसका डिटेल हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज को। लेकिन बात याद रखो, यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगती है? रिस्टोरिंग फोर्स ए से लगती है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? उधर। तो रिस्टोरिंग की वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा। तो अब बात यहां से क्या आती है कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपको फोर्स मेंशन न किया जाए कि कौन सी फोर्स आप ले रहे हैं, ऑब्जर्वर कौन सा है। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क की। बात करते हैं 90 से नीचे पॉजिटिव, 90 से ऊपर नेगेटिव। आपने कहा अगर 90 खुद हुए तो खुद हुआ तो क्या होगा? अब बताओ। अब सुने, हम बात करते हैं जीरो वर्क की। किसकी बात करते हैं? जीरो वर्क। तो याद रख लो, व्हेन एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज 90 डिग्री आर 270 डिग्री, वर्क डन इज जीरो ऑलवेज। अब समझो, मैंने कहा फिजिक्स में वर्क डन नहीं होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो। मतलब इस केस में एक बात और लिखें, कभी एमसीक्यू में इस तरह देगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, बॉडी पर, ये मेरे पास बॉडी है, बॉडी पर फोर्स उधर लग रही है और बॉडी जा कहाँ रही है? आगे। इस केस में वर्क डन बताओ जीरो। आपका इस तरह केस है, इधर देखें, मैं लिख लेता हूं W इज इक्वल टू एफ डी काज थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी काज 90 डिग्री। तो बताओ बच्चों, काज 90 किसके बराबर होता है? जीरो के। तो आंसर क्या मिला? जीरो। यहाँ काज के सामने 270 डालो, फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा? जीरो। दो एंगल है जिस पर वर्क डन क्या होता है? जीरो। वर्क डन क्या होता है? जीरो। तो ये आपके पास जीरो वर्क डन था। समझ आ रही ना? अब बात करते हैं ना, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, इससे एक एग्जांपल नेगेटिव वर्क का दूं, जीरो वर्क का दूं। तो मुझे एक बात बता दो, एक बात बताओ, यहां पर ये जमीन है, यहां पर एक बच्चा आगे जा रहा है, ऊपर सर पे कुछ चीज रख के, सर पे कुछ चीज रख के जा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ ना, ये आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसकी आगे हो रही है। मैं यहां से पहला क्वेश्चन में ये करूंगा ना, मैं पहला एक क्वेश्चन ये करूंगा कि भाई ये बताओ यहां पर वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय यू, आपके जरिए वर्क डन क्या होगा? वर्क डन, आप फोर्स कहां लगा रहे हैं? आप फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, जा कहां रहे हैं? आगे जा रहे हैं। एंगल कितने का? 90 का। आपकी वजह से एंगल 90 का है, लिहाजा वर्क डन आपकी वजह से जीरो। एक बात। दूसरी बात समझो, मैं यहां कहूं वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। तो ग्रेविटी कहां जोर लगा रहा है? नीचे। और आप कहां जा रहे हैं? आगे। डिस्प्लेसमेंट होगा ग्रेविटी में 90 का एंगल, वर्क डन फिर भी जीरो। तो ये था आपके पास जीरो वर्क। क्या था आपके पास? जीरो वर्क।